तो यार आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक जापानीज साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को। ट्रस्ट मी, ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। इस मूवी ने जापान के अंदर ढेर सारे अवार्ड जीते थे और ये कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस रही थी। इस मूवी का नाम है कन्फेशंस, जो कि 2010 में आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग भी काफी बेहतरीन है, जो कि है 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। और ये कोई 10, 15, 20 लोगों ने रेटिंग नहीं दी है, बल्कि 42,000 वोट्स के चलते इस मूवी को रेटिंग दी गई है। यानी कि 42,000 से ज्यादा लोगों ने इसको 7 से ऊपर की रेटिंग दी है। तो आप समझ सकते हो कि मूवी कितनी बेहतरीन होगी। एंडिंग तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, तो एंड को मिस मत करना। और दोस्तों, मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है एक बहुत बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मिस्ट्री मूवी को, जिसका नाम है पमाली दुsun pocong। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो अब कहानी में आगे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मूवी एक अलग तरह से कहानी को चलाती और दर्शाती है, जिसके अंदर अलग अलग लोग कुछ कन्फेशंस दे रहे होते हैं, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। लेकिन हम उन कन्फेशन से जोड़कर एक स्टोरी बताएंगे ताकि फ्लो ना टूटे और कंफ्यूजन भी ना हो। साथ ही साथ स्टोरी सबको क्लियरली समझ भी आ जाएगी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक स्कूल के 7th ग्रेड के बच्चों को देखते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे जो कि अभी प्यूबर्टी के आसपास थे, उनका नेचर थोड़ा सा हार्श, रूड और राउडी हो चुका था। लेकिन वो मन से बुरे नहीं थे, बस मस्ती और शैतानी करते रहते थे। खैर, फिलहाल उनकी क्लास टीचर या फिर होम टीचर के आने में थोड़ा सा वक्त होता है, तो सभी क्लास में मस्ती करते हुए टीचर का भेजा हुआ दूध पी रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में टीचर भी क्लास में आ जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये मूवी अलग अलग कन्फेशंस पर चलती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यूको नाम की टीचर दिखाई जाती है। असल में यूको अपनी क्लास से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी, क्योंकि बच्चे बहुत ही बदतमीज थे। वो ये भी कहती है कि वो स्प्रिंग ब्रेक से पहले रिजाइन भी कर देगी। तो सोचकर देखो कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। अब यूको आते ही एक फेमस ऑथर की किताब दिखाती है, जिनका नाम है साकुरामिया, जो कि अपने टाइम पे एक अच्छे टीचर भी रह चुके हैं, और ये नाम आप याद रखना। अब तभी यूको बोलना शुरू करती है और बताती है कि उसकी शादी के टाइम ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और फिर उनके हस्बैंड को ये पता चलता है कि उन्हें HIV है, जो कि आगे दिक्कत क्रिएट कर सकता था। तो वो दोनों ही अपनी बच्चे की हेल्थ के लिए अलग हो जाते हैं। अब HIV डायरेक्ट नहीं फैलता है, वो सेक्सुअल मीन से फैलता है, यानी कि पानी, ब्रीदिंग या फिर इन चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह होती है कि यूको इन्फेक्ट नहीं हुई थी, साथ ही साथ उसकी बच्ची भी बिल्कुल फिट एंड फाइन थी। अब इसी बीच हम क्लास के कुछ बच्चों को एक लड़के को बुली करते हुए देखते हैं, और यूको का कन्फेशन आगे बढ़ता रहता है। यानी कि वो जानती थी कि बच्चे यहाँ पर कितने बेकार हैं, और वैसे भी वो तो यहाँ पर रिजाइन करने ही वाली थी। आगे वो बताती है कि उसकी बेटी के जन्म के बाद उसने 1 साल का गैप लिया था, क्योंकि वो उसे अकेले बड़ा कर रही थी, और फिर वो स्कूल ही उसे लाने लगी, और उसकी बेटी का नाम मानामी था। धीरे धीरे स्कूल के बच्चे भी मानामी से घुल मिल गए थे, और मानामी को एक बनी पसंद होता है, जिसकी थीम के ही वो कपड़े, जूते और खिलौने लेती थी, और उसे एक बैग भी पसंद आया था, लेकिन यूको ने उसे वो नहीं दिलाया। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और मासूम मानामी पास के ही एक डॉग के साथ समय बिताती थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन उसकी बॉडी पूल एरिया में मिलती है, जिससे कि यूको पूरी तरह टूट गई। अब यूको ये भी नोटिस करती है कि मानामी पूल साइड जाया करती थी, और उस दिन उस डॉग के पास मानामी के डाले हुए ब्रेड्स भी थे, लेकिन वो पर्स भी था जो कि यूको ने उसको नहीं दिलाया था। अब मानामी का फ्यूनरल किया जाता है, और यूको पूरी तरह से टूट गई थी, ये सोचते हुए कि उसकी गलती से उसने अपनी बेटी को खो दिया। और अब वो अपने पति का नाम भी बताती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही फेमस ऑथर साकुरामिया ही था, जो कि आखिरी टाइम मानामी को देखने आए थे, और घंटों तक उसकी बॉडी के पास बैठकर रोते रहे। अब मानामी के खत्म होने के बाद यूको के अंदर से भी बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे उस पर्स के बारे में याद आता है, और वो समझ जाती है कि तब मानामी के साथ कोई और भी था, और ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि मानामी को मारा गया है। अब वो पूरी क्लास को ये कहानी क्यों सुना रही थी? क्योंकि उसको ये लगता है कि उसकी बेटी के 2 कातिल हैं, जो कि इसी क्लास में पढ़ते हैं। एक है साइंस टॉपर शुया, और दूसरा है नाओ की एक सिंगल मदर का बिगड़ा हुआ बच्चा। और ये सुनकर पूरी क्लास हिल जाती है। यूको आगे कहती है कि शुया असल में शुरू से ही इविल टाइप का बच्चा है, जिसने बचपन से ही जानवरों को मारकर मजे लिए हैं। और आयरनी की बात यह है कि उसने एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया था, जिसे अवार्ड्स और न्यूज में जगह मिली, और ये प्रोजेक्ट कुछ और नहीं बल्कि वही पर्स होता है जो कि मानामी को पसंद आया था। और अब जब यूको को शुया के बारे में पता चला तो वो उसे कन्फ्रंट करती है, लेकिन वो डर कर विंडो से कूदने लगता है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रैंक था, और वो जस्ट किडिंग बोलकर हंसने लगता है। और ये जस्ट किडिंग वर्ड आप याद रखना, एक बहुत ही हैवी किक आपको एंड में मिलेगी।
तो अब वो यूको को सारा सच बता देता है और अभी वो बहुत खुश है, हंसते हुए सब कुछ बता रहा होता है, ये जानते हुए कि उसने एक मासूम की जान ली है जिसकी माँ उसके सामने खड़ी है और उसे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। अब यूको दूसरे लड़के नाओकी के पास जाती है और वो भी सच बता देता है, लेकिन उसकी माँ अपने ही बेटे पर तरस खाती है, उसकी ही साइड लेती है और उल्टा यूको को बुरा भला बोलने लगती है। इवन आगे तो वो यूको को एज मेन विलन तक देखने लगती है। अब यहाँ पर यूको सच जानकर टूट गई थी और सच यही था कि पहले ये दोनों दोस्त बने थे, फिर उन्होंने शुइया के पर्स को चेक करने का सोचा, उससे लोगों के साथ प्रैंक करने का भी सोचा। वो पर्स असल में एक एंटी थेफ्ट पर्स होता है जिसकी जिप को पुल करने पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो उसे लेकर मानामी के पास जाते हैं। अब मानामी को वो पर्स चाहिए था और ये शुइया अच्छे से जानता था, तो उसके लिए वो इजी टारगेट थी, तो वो उसे वो पर्स देता है और जिप के शॉक से वो वहीं पर मर जाती है। और यहाँ पर शुइया इतना बेशरम था कि वो हंसने लगता है, मतलब कि उसने अपने मजे मजे में एक जान ले ली थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। खैर अब शुइया जो होता है वो मानामी को नाओकी के साथ वहीं छोड़कर चला जाता है। अब नाओकी ये सोचता है कि कोई भी उन दोनों पर शक ना करे कि मानामी मरी कैसे, तो वो उसकी बॉडी को पानी में यानी कि पूल में फेंक देता है। और यहाँ पर भयानक बात ये होती है कि अभी तक मानामी जिंदा थी, जो कि असल में डूब कर मारी जाती है। और सोचो उस बच्ची की आत्मा कितनी तड़पी होगी। अब यूको क्लास में ये कहती है कि वो अच्छे से जानती है कि लॉ क्या है और सही एज से पहले उन दोनों को सजा नहीं मिल सकती। वो अपनी मस्ती जारी रखेंगे और कोई लेसन कभी नहीं सीखेंगे, उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो अब वो कानून अपने हाथ में लेते हुए एक छोटा सा काम करती है। और आपको याद होगा कि शुरुआत में यूको के आने से पहले उसने क्लास के लिए दूध भिजवाया था, तो असल में उनमें से 2 बॉटल के अंदर साकुरामिया का HIV पॉजिटिव ब्लड इंजेक्टेड था। मतलब कि अब ये दोनों कातिल यानी कि शुइया और नाओकी धीरे धीरे डरते हुए अपनी सजा तक पहुंच जाएंगे, जिसके साथ ही ये वाला सेशन खत्म हो जाता है और आज यूको रिजाइन भी कर देती है। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे जाती है, जहाँ पर हम क्लास के नए टीचर को देखते हैं और वो भी साकुरामिया यानी कि वही किताब के ऑथर और यूको के पति के फैन हैं। लेकिन बच्चे साकुरामिया और यूको की कहानी पहले से ही जानते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा टीचर को यूको के बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो सब उसकी रिस्पेक्ट और उससे प्यार करने लगे थे। क्योंकि चाहे वो अंदर से कितने भी बुरे हों, लेकिन यहाँ पर जो भी नाओकी ने और शुइया ने किया था वो ऐसा कभी करने का सोच नहीं सकते थे, जिसके चलते यूको के लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी, जिसके चलते उन सभी बच्चों के मन में अपनी टीचर या फिर एक्स टीचर यूको के लिए रिस्पेक्ट काफी बढ़ गई थी। खैर अभी तो फोकस नाओकी पर होता है, जो कि स्कूल नहीं आ रहा होता और टीचर उसके घर जाते हैं, उसे स्कूल लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाओकी असल में अब मेंटली अनस्टेबल हो गया था, जो कि अकेले कमरे में बंद रहता है, पानी से डरता है, नहाता नहीं है, बाल भी नहीं काटता और चीजों को बार बार साफ करता रहता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो HIV से इन्फेक्टेड है और इससे उसे आगे दिक्कत ना हो जाए, इसलिए वो ये सब कर रहा था। उसकी माँ उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें ही अक्सर हर्ट कर देता है, इवन उनके ऊपर हाथ तक उठा देता है, जो कि ये दर्शाता है कि इन दोनों बच्चों की परवरिश कितनी घटिया हुई थी। अब यहाँ पर स्कूल में आए हुए जो नए टीचर थे उनको नाओकी की काफी चिंता होती है, तो वो बार बार उसे समझाने, स्कूल बुलाने उसके घर भी जाते हैं, लेकिन उसकी माँ उन्हें उससे मिलने ही नहीं देती। अब इसी बीच हम एक स्टूडेंट मिजुकी को देखते हैं, जो कि ये कन्फेशन बता रही थी या फिर ये कहें कि लिख चुकी थी, जिसे हम अभी देख और सुन रहे हैं, यानी कि इसकी ही मुंह जुबानी हम ये सब कुछ देख और सुन रहे थे। अब क्लास के अंदर सभी बच्चों को यूको से प्यार हो गया था, उसके लिए सिंपैथी थी और इसलिए वो सभी बच्चे शुइया को बुली करते हैं, लेकिन मिजुकी को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो इस चीज की शिकायत स्कूल टीचर से कर देती है, जिससे गुस्सा होकर क्लास के सभी बच्चे उसे और शुइया को ह्यूमिलिएट करते हैं और उन्हें जबरदस्ती किस भी कराते हैं। अब मिजुकी का कोई दोस्त नहीं होता और वहीं शुइया से तो सब वैसे ही दूर रहते थे, तो वो दोनों साथ में वक्त बिताने लगते हैं, वो उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है और फिर दोनों ही एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। इसी बीच शुइया की मेडिकल रिपोर्ट आती है, जिससे पता चलता है कि उसे HIV नहीं है, तो अब वो क्लास के सामने ओपन अप होता है और अपनी फिंगर पे कट लगाकर उनको डराता है कि अब उसे कोई परेशान करेगा तो वो उसको HIV दे देगा। एस क्लास को नहीं पता था कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और बच्चों को ज्यादा जानकारी भी इसके बारे में नहीं थी। अब इसी बीच हम नाओकी को देखते हैं, जिसकी माँ उसके पागलपन से बहुत ही परेशान रहने लगी थी और वो भी जगह जगह स्टोर्स में अपना खून लगा दिया करता, जिससे उसकी माँ को भी वो सामान लेना पड़ता था
और दुकानदार से झुककर उसे माफी मांगनी पड़ती, उसके पैरों में गिरकर अपना अपमान भी कराना पड़ता था। अब इस चीज से उसकी माँ काफी परेशान थी, लेकिन उसके हस्बैंड और बेटी दूसरे शहर में रहा करते थे, तो उसको सब कुछ खुद ही झेलना पड़ रहा था। और इसी बीच वो ये भी नोटिस करती है कि स्कूल के बच्चों ने नाओकी के लिए स्कूल रिटर्न ग्रीटिंग कार्ड भेजा है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उस पर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा था कि किलर डाई, मतलब कि नाओकी किलर तुम मर जाओ। अब एक दिन नाओकी भी अपनी माँ को बता देता है कि यूको ने उसे असल में HIV वाला मिल्क पिला दिया था, जिस पर वो कहती है कि ये तो गलत है क्योंकि नाओकी ने कुछ किया ही नहीं, वो बस बचने के लिए बॉडी छुपा रहा था। लेकिन तभी वो ये रिवील करता है कि तब मानामी शौक से सिर्फ बेहोश हुई थी और वो उसकी ही गोद में होश में आ गई थी। लेकिन ये देखकर भी वो उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता, उल्टा उसे पानी में फेंक देता है। और ये जानकर उसकी माँ हिल जाती है, जो कि समझ गई थी कि उसका बेटा अब कोई मासूम बच्चा नहीं है। और तभी वो अपने पति और अपनी बेटी को एक लेटर लिखकर अपने बेटे और खुद को खत्म करने का फैसला कर लेती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि नाओकी खुद से बहुत ही ज्यादा ईविल होता है, तो वो अपनी माँ को ही जान से मार डालता है, और मारता ही नहीं है बल्कि खिलौने की तरह चीर फाड़ देता है। अब तभी स्कूल के अंदर हम मिजुकी को देखते हैं, जो कि पुलिस को बयान दे रही होती है कि क्या हुआ था, एज वो टीचर यूको के साथ नाओकी के घर जाती थी। और उल्टा वो यूको को ही ब्लेम कर देती है, वो भी क्योंकि शुया ऐसा चाहता था। अब तभी हम शुया की कहानी देखते हैं, तो उसकी माँ एक ब्रिलियंट रिसर्चर हुआ करती थी, जिसने कि शुया के पैदा होने पर अपना करियर छोड़ दिया था, लेकिन साइंस को नहीं छोड़ पाई। तो वो बचपन से ही उसके ऊपर प्रेशर रखती थी, उसे सिखाने की कोशिश करती, लेकिन बच्चा होता है तो वो क्या ही सीख पाता। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ सीखना बहुत ही मुश्किल था। तो वो उसे मारा पीटा करती थी, जिस वजह से उसके पति ने उससे डिवोर्स ले लिया। और वो आखिरी बार शुया से ये कहती है कि वो उसका बेटा है, तो वो उसकी ब्रिलियंस का भी हकदार है, जिसे वो अपनी सारी किताबें देती है। और शुया अपने कन्फेशन में हमसे यही कहता है कि उसे किसी ने कभी नहीं बताया कि किसी की जान लेना गलत होता है। हालांकि ये बात यूको ने उसे समझाई थी, लेकिन वो ईविल था। और हम उसके फ्रिज में अब मिजुकी की भी कटी हुई बॉडी देखते हैं। जी हाँ, वो सिर्फ अपने मजे के लिए उसे मार चुका था। एक लौती लड़की जो उसका साथ दे रही थी, उसे चाहती थी, उसे प्रोटेक्ट करती थी, और उसे वो ऐसे बेरहमी से मार कर वहां पर खत्म कर चुका होता है। अब तभी हम शुया और नाओकी की कहानी एक साथ देखते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि शुया की माँ उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, और वो बस ये चाहता है कि उसे वो नोटिस करे और उसे उनका प्यार मिले। इसलिए उसने वो साइंस अवार्ड जीता, ताकि न्यूज के अंदर उसकी खबर आ जाए और उसकी माँ उसे नोटिस कर ले। लेकिन उसी दिन एक मर्डर की खबर सारी लाइमलाइट ले जाती है, जहां पर एक लड़की ने अपने ही पेरेंट्स को जहर देकर खत्म कर दिया था। और आपने एक बात और नोटिस करी होगी कि मिजुकी आखिर शुया जैसे किलर के साथ क्यों रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गई थी, उससे प्यार उसे क्यों हो गया था, या फिर उसे वो बचा क्यों रही थी। क्योंकि इस मर्डर केस के अंदर जिस लड़की ने अपने पेरेंट्स को जहर दिया था, उसको मिजुकी जानती थी, यानी कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ईविल था। अब जैसे ही ये खून वाली खबर सारी लाइमलाइट ले जाती है, तो तब शुया डिसाइड करता है कि उसे भी कोई मर्डर करना होगा ताकि उसकी माँ उसे नोटिस करे। इसलिए वो मानामी को मारकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन नाओकी जिसे सब फेल समझते थे, वो खुद वो मर्डर कर देता है, जिससे कि शुया गुस्से में भर जाता है। अब नाओकी गिल्ट में और ट्रॉमा में पागल होकर अपनी माँ को मार डालता है। अब वहीं शुया एक डिसीजन लेता है। उसका एक ऐसे होता है जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड होता है। वो स्कूल सेरेमनी के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो वो उसी वक्त स्कूल को ही बॉम्ब से उड़ाने का फैसला करता है, और फिर इतने बड़े कांड से उसकी माँ उसे नोटिस कर लेगी, ऐसा उसका मानना था। अब इसी बीच हम शुया का आखिरी स्टेटमेंट देखते हैं, जहां पर वो ये चीज रिकॉर्ड करता है कि वो अपनी पूरी कहानी और प्लान बताता है और उस वीडियो को पोस्ट कर देता है। उसका ये मानना था कि जब वो खुद खत्म हो जाएगा, स्कूल पूरा खत्म हो जाएगा, तब उसकी माँ उसे जरूर नोटिस करेगी। इनफैक्ट जब यूको ने उसको ये बताया था कि उसके मिल्क में HIV वायरस है, तो यहाँ पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वो उसे डेडली बीमारी मान रहा था, तो उसके डैड इसके चलते उसकी माँ को जरूर बुलाते और वो उन्हें देखने आती। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और थी कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, एंड ऑब्वियसली वो अपनी स्टेप मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मतलब जो बच्चा अपनी माँ की अटेंशन पाने के लिए स्कूल को उड़ाने चला है, वो किसी और को अपनी माँ कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। खैर, अब वो अपने बॉम्ब को रेडी करता है, जिससे वो स्कूल में ब्लास्ट करेगा। और ये मत सोचना कि वो छोटा बच्चा है तो उसने बॉम्ब को कैसे बनाया, क्योंकि वो एक ब्रिलियंट रिसर्चर का बेटा होता है। उसे सारी चीजें पता थी, किताब के अंदर उसने सब कुछ पढ़ लिया था। और इसी बीच वो मिजुकी से बात करता है, यानी कि जब वो जिंदा थी। असल में उस वक्त उसने उसकी माँ पर एक कॉमेंट कर दिया था, जिसके चलते वो उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डालता है, क्योंकि वो लाइफ की वैल्यू नहीं करता।
अब इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि मिजुकी यूको से मिली थी और यूको उसे बता देती है कि उसके पति ने उसे वो वायरस मिलाने से उस दिन रोक दिया था। उनका ये कहना था कि हेट का रिप्लाई हेट नहीं होता। और यहाँ पर मिजुकी भी उसे ये बताती है कि शुया अकेला है, वो बस अपनी माँ का प्यार चाहता है और उन्हें मिलना चाहता है और कुछ नहीं। और ये सब उसने इसलिए किया था, यानी कि मानामी को मारने का प्लान इसलिए करा गया। अब यूको ये सारी बातें मिजुकी से करके वहां से निकल जाती है, लेकिन वो आज भी अपने दुख से लड़ रही थी। तभी हम शुया को देखते हैं जो कि अपनी माँ की यूनिवर्सिटी में रोज मेल्स भेजा करता था, अपनी इन्वेंशंस भेजता था और एक दिन उसे मिलने बुलाया जाता है और वो वहां पर जाता भी है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अपने इन्वेंशंस के साथ ही उनसे मिलने जाएगा, तो वो वापस लौट आता है। अब फाइनल डे आता है, यानी कि वो सेरेमनी का, यानी कि मूवी अब प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। ये सारी की सारी जो कहानी थी वो मिजुकी के मरने से पहले की थी। अब फाइनल डे के अंदर होता यह है कि वो अपनी लाइफ वाला ऐसे सुनाता है और जस्ट किडिंग बोलकर अपने फोन से बॉम्ब को ट्रिगर कर देता है। लेकिन शॉकिंगली बॉम्ब यहाँ पर ब्लास्ट नहीं होता, जिससे वो परेशान हो गया था। अब फाइनली यूको उसे कॉल करती है और वो जानती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को चाहता है, तो वो उसे मॉक करती है और ये कहती है कि वो अपनी माँ के ऑफिस गया था, लेकिन एड्रेस उसकी माँ ने नहीं बल्कि यूको ने उसको भेजा था, जो कि उसका वीडियो देख चुकी थी। और जब वो अपने इन्वेंशंस लेकर वहां पर गया तो उसकी माँ उसे नहीं मिली, लेकिन वो यूको को मिल गई थी, जो कि उसकी माँ को उसके बारे में बताती है और उसका प्यार याद दिलाती है और एक चीज छोड़कर आती है। लेकिन वो चीज क्या थी? तो वो चीज कुछ और नहीं बल्कि असल में वही बॉम्ब था जो कि शुया ने बनाया था और स्कूल के अंदर ही प्लांट कर दिया था और उसने खुद इसको ट्रिगर कर दिया। और वो खुद सब कुछ वीडियो में ऑलरेडी रिवील भी कर चुका है। साथ ही साथ यूको ये भी कहती है कि उसने मानामी और मिजुकी की भी जान ली है और उसको कोई गम नहीं है, लेकिन अब उसे अफसोस होगा, ट्रॉमा होगा और उसे गिल्ट से गुजरना होगा। और अब तभी शुया पैनिक होने लगता है, क्योंकि वो जिसको पाना चाहता था अपनी माँ को, उसने अपने हाथों से उन्हें खत्म कर दिया। और ये सारा का सारा प्लान किसने किया था? ये यूको ने प्लान किया था, क्योंकि वो जानती थी कि शुया यहाँ पर कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन इसके बाद वो पक्का सुधर जाएगा। अब ब्लास्ट होने से होता यह है कि शुया की माँ खत्म हो जाती है, जिसे वो याद करता है कि आखिरी टाइम मरने से पहले वो उसे याद करके रोई थी, लेकिन वो ही उसे मार चुका है। और यही यूको कहती है कि वो उसे मौत देना ही नहीं चाहती थी, बल्कि ऐसे उसका बदला पूरा हुआ। और अब वो उसके सामने आकर उससे ये कहती है कि शायद अब वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मजाक है, क्योंकि अब फाइनली वो उससे सेम बात बोलती है जो कि हमेशा शुया बोलता था, जस्ट किडिंग। और बूम, इसी के साथ में कन्फेशंस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कन्फेशंस नाम की जापानीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी। ये मूवी एक बहुत बड़ी कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस रही थी। इसने ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते थे और आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों है। जिस तरह से इस मूवी को दिखाया गया है, डायरेक्ट करा गया है और बनाया गया है, वो बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट जो एंडिंग थी ना, वो तो बहुत ही भयानक थी। और आप सोच कर देखो कि यहाँ पर खाली एक जिंदगी नहीं बल्कि कितनी सारी जिंदगियां खराब हुई थी। और अब मुझे नहीं लगता कि शुया जिंदा बचने वाला था, क्योंकि जिस चीज के लिए वो जी रहा था, अपनी माँ के लिए, उसने खुद ही अपने हाथों से उनको खत्म कर दिया। अब इस चीज से हमको ये भी खबर मिलती है कि बच्चों के ऊपर बचपन से ही अगर इस तरह का प्रेशर बनाया जाए या फिर माँ बाप का डिवोर्स वगैरह हो जाता है, तो उससे बच्चों के ऊपर कितना गलत फर्क पड़ता है। और इसी के चलते बच्चे आगे चलकर क्रिमिनल्स या फिर बहुत ही गंदी गंदी चीजें कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियस ही बात है, गाइडेंस तो बच्चे को चाहिए ही होती है, अदरवाइज वो आगे चलकर कुछ भी कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए